हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। हर दिन कुछ नई इन्वेंशंस होती रहती हैं। वैसे तो जेकेएसएसबी बेसिक साइंस के क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। आज की वीडियो में हम कंप्लीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट समझेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने अपने यूपीएससी साइंस एंड टेक नोट्स से फिल्टर किए हैं जो एनटी एग्जाम के लिए सुटेबल हैं। तो करते हैं शुरू। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हम पहला कंपोनेंट करेंगे वो है बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन इस कंपोनेंट को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स की डेफिनेशन और उनका मतलब समझाना चाहूंगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहली टर्म जो है वो है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक हेरिडिटरी मटेरियल है जो ऑलमोस्ट सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बहुत सारे वायरसेस में पाया जाता है। डीएनए वो है जो हमें अपने पेरेंट्स से विरासत में मिलता है, इसी को बोलते हैं हेरिडिटरी मटेरियल। डीएनए वो है जिससे ये पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स कौन हैं, और डीएनए वो है जिसके ऊपर जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि ये डिसाइड करता है हम कैसे ग्रो करेंगे, कैसे दिखना है, ये सब कुछ। और ये सब कुछ हमको अपने पेरेंट्स से मिलता है। आपने सुना होगा कोई आपको बोलता है आप अपने पापा जैसे दिखते हो, कोई अपनी माँ जैसा दिखता है। ये सब डीएनए का कमाल है। तो ये हो गया डीएनए। नेक्स्ट, जीन। जीन का मतलब एक स्पेसिफिक सेगमेंट या फिर सेक्शन ऑफ डीएनए होता है। ये एक छोटा टुकड़ा होता है डीएनए के ऊपर जो एक ही काम करता है। फॉर एग्जांपल, एक जीन ऐसा होगा जो आपका आई कलर डिटरमाइन करेगा, एक जीन ऐसा होगा जो आपका स्किन कलर डिटरमाइन करेगा। फॉर एग्जांपल, कोई काला है तो कोई सफेद। एक जीन ऐसा होगा जो आपकी हाइट डिटरमाइन करेगा, कोई ज्यादा लंबा है तो कोई कद में छोटा होता है। ये सारा जीन का कमाल होता है। ठीक इसी तरह से हम देखेंगे जीनोम क्या होता है। जीनोम एक कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होता है इन एन ऑर्गेनिज्म। इसमें ऑर्गेनिजम्स के जीन्स आते हैं जो कि आपको पता है स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये होता है कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए। उसके अलावा नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस। डीएनए के ऊपर कुछ कोडिंग पार्ट होता है और कुछ नॉन कोडिंग पार्ट। कोडिंग पार्ट में मैंने आपको जीन्स बताया कि हर एक जीन का एक अपना फंक्शन होता है। इसी तरह नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस ये ऐसे ही होते हैं, ये कोई काम नहीं करते। इसी तरह यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, ये भी इंक्लूड होता है इन द जीनोम। और प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट डीएनए होता है, ये उनके जीनोम में ऐड होता है। तो जीनोम अगर सिंपल डेफिनेशन पूछें तो जीनोम इज द कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए फाउंड इन एन ऑर्गेनिज्म। तो ये होगी बेसिक डेफिनेशंस। अब करते हैं शुरू मेन पार्ट, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है? बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी। इसमें होता क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या फिर उनके पार्ट्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उनके पार्ट्स का यूज करके हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, हम दही बनाते हैं फ्रॉम मिल्क यूजिंग बैक्टीरिया। अब उस बैक्टीरिया का नाम क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल पेस्ट रेजिस्टेंट जीन्स इन क्रॉप्स। ठीक, अब पेस्ट रेजिस्टेंट जीन्स इन क्रॉप्स, इससे फायदा क्या होगा? एक तो पेस्टिसाइड्स का यूज कम होगा, आपको पता ही होगा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज करके सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। उसके अलावा फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी क्योंकि पेस्टिसाइड्स नहीं खरीदने पड़ेंगे। तो ये हो गया फायदा। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे हैं। तो सिंपल मैं बताऊं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर उनके पार्ट्स का यूज करके हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि बेनिफिट करें ह्यूमन या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। अब इसमें ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी ओल्ड वेज या फिर अर्लियर डेज में जो एंशिएंट टाइम्स में यूज होता था, किस तरह से हम यूज करते थे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग वाइन, यीस्ट का यूज करते थे फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स इनटू अल्कोहल। इसी तरह से कर्ड फ्रॉम मिल्क यूजिंग बैक्टीरिया। अब वो बैक्टीरिया क्या है, उसका नाम क्या है, वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बट
इसमें असल पार्ट जो है वो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें क्या हम रिसेंट डेवलपमेंट हुई है वो मेन पार्ट है और उस पे ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो वो अब हम देखेंगे वो क्या होता है। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग देखेंगे। ये होता क्या है, इसमें हम आल्टर करते हैं डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म, आल्टर करते हैं डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसी को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इसमें मेथड्स क्या क्या हैं, एक तो है जीन एडिटिंग, दूसरा है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। दो मेथड्स यूज होते हैं इन द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी फॉर द अल्टरेशन ऑफ डीएनए, एक तो जीन एडिटिंग और दूसरा आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जीन एडिटिंग में होता क्या है। जीन एडिटिंग में क्या होता है कि हम एग्जिस्टिंग डीएनए सीक्वेंसेस को चेंज करते हैं ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब बाहर से कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, कोई भी फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। जो एग्जिस्टिंग डीएनए है, डीएनए सीक्वेंस है, उसको ही हम मॉडिफाई करेंगे या फिर अल्टर करेंगे, इसको बोलते हैं जीन एडिटिंग। जैसे वीडियो एडिटिंग होती है वैसे ही जीन एडिटिंग होती है, ठीक। अब इसमें सबसे पहले हम टारगेट करें, आइडेंटिफाई करेंगे टारगेट जीन या फिर डीएनए। दैट मीन्स हम वो पार्ट देखेंगे, वो स्पेसिफिक साइट देखेंगे जहां पे हमने एडिट करना है या फिर जिसको हमने करेक्ट करना है, ठीक है। दूसरा पार्ट, हम उस पार्ट को कट करेंगे, ठीक है, उस पार्ट को उस स्पेसिफिक साइट पे कट करेंगे ताकि हम वहां पे एडिटिंग कर सकें, ठीक। अब उसके लिए यूज क्या होता है, जो टूल्स यूज होते हैं, एक तो होता है नेचुरल एंजाइम होता है, एक साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियसिस, दूसरा होता है क्रिस्पर Cas9। ये जो क्रिस्पर Cas9 होता है ना, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है कि क्रिस्पर Cas9 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज यूजफुल इन विच अमंग द फॉलोइंग। तो ये यूज कहां पे होता है, टू कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स, हेल्पफुल इन द जीन एडिटिंग, हेल्पफुल इन द जीन एडिटिंग। तो क्रिस्पर Cas9 याद रखना है आपने कि ये कहां पे यूज होता है, कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। अब सबसे पहले हमने टारगेट डीएनए को देखा कि कौन सी स्पेसिफिक साइट पे हमने कट करना है, दूसरा हमने कट किया यूजिंग टूल्स साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियसिस एंड क्रिस्पर Cas9। तीसरा हम फिर एडिट करेंगे जीन को, किस तरह से एडिट करेंगे वो हम देखते हैं। तो जीन की एडिटिंग बाय डिलीशन होती है, बाय सब्स्टिट्यूशन होती है और बाय इंसर्शन होती है। डिलीशन मतलब डिलीट कर दिया, फॉर एग्जांपल ओरिजिनल सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस था THE दा, हमने TH कर दिया क्योंकि ई शायद हम इसको सपोज कर रहे हैं, ओरिजिनली ऐसे थोड़ा होगा, बट हम इसको समझाने के लिए बता रहे हैं आपको कि THE दा ओरिजिनल सीक्वेंस था, हमने इसको TH कर दिया, इससे आपका जीन एडिटिंग हो गया। सब्स्टिट्यूशन दैट इज हमने रिप्लेस कर दिया विद द करेक्ट वन, फॉर एग्जांपल सीक्वेंस TEH था, ये रॉन्ग सीक्वेंस था, हमने इसको करेक्ट सीक्वेंस में बना दिया THE दा में। इसी तरह इंसर्शन दैट इज हम डीएनए ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल ओरिजिनली TH था, हमने THE दा कर दिया। ये होता है जीन एडिटिंग। तो जीन एडिटिंग में हम बाहर से कोई फॉरेन जीन नहीं ऐड करते, जो डीएनए सीक्वेंस होता है उसी में चेंज करते हैं, ठीक है। और इसमें दो टूल्स याद रखने हैं आपको, साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियसिस और क्रिस्पर Cas9। ये इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्पर Cas9 किसके लिए यूज होता है, टू कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। अब सेकेंड टेक्नोलॉजी जो इसमें है दैट इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखते हैं कि ये क्या होता है। अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें होता क्या है, हम फॉरेन जीन्स इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक। इससे होता क्या है, न्यू जीनोम सीक्वेंस बनेगा ऑर्गेनिज्म में, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनके पास फॉरेन जीन्स हो या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जिनके पास ट्रांस जीन्स होते हैं दैट इज फॉरेन जीन्स, इसीलिए इनको बोलते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी में होता क्या है, हम फॉरेन जीन्स इंट्रोड्यूस करते हैं, फॉरेन जीन्स इंट्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से नया जीनोम सीक्वेंस क्रिएट होता है। अब इसके यूजेस क्या हैं, फॉर एग्जांपल जीएम क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इसमें हमने पेस्ट रेजिस्टेंट जीन डाल दिया। मैंने बताया था ना आपको बीटी कॉटन, ये इंडिया में
क्रॉप बनी है, पेस्ट रेजिस्टेंट जीन है इसमें। उसके अलावा हम ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बनाएंगे जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसमें होगा क्या, हम जीन डालेंगे उस बैक्टीरिया में ह्यूमन से जो कि इंसुलिन प्रोडक्शन करता है, ठीक। अब जब इस बैक्टीरिया में वो जीन डालेंगे तो इसको बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया और इस तरह से ये इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, ठीक। अब डिफरेंस बिटवीन जीन एडिटिंग और आरडीएनए में है क्या, जीन एडिटिंग में हम एग्जिस्टिंग जीन्स को मॉडिफाई करते हैं, फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस नहीं करते। इसमें एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है क्रिस्पर केस9, क्रिस्पर केस9, ये याद रखना है। दूसरा आरडीएनए में फॉरेन जीन्स इंट्रोड्यूस करते हैं, इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्रिएट होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें कुछ और डेवलपमेंट्स। तो रिसेंट डेवलपमेंट्स में सबसे पहले हम देखेंगे जीन थेरेपी होता क्या है। जीन थेरेपी में क्या होता है कि हम जीन डिफेक्ट्स को करेक्ट करते हैं। इसमें क्या होगा कि हम नॉर्मल जीन डिलीवर करेंगे इनटू द इंडिविजुअल या फिर एम्ब्रियो। अब ये हेल्पफुल कहाँ पे रहता है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा जीन है जो कि कोई डिजीज क्रिएट करता है, ठीक। अब उस जीन को ही हम रिमूव कर देंगे, वहां पे हम नॉर्मल जीन डाल देंगे, तो इसको बोलते हैं जीन थेरेपी। इसकी एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक थेरेपी जो है डिस्कवर हुई है, CAR T सेल थेरेपी। ये कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होती है। ये भी यूपीएससी का PYQ है। कैसे क्वेश्चन आया था कि CAR T सेल थेरेपी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। तो किससे रिलेटेड है, कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड। अब इसमें होता क्या है कि पेशेंट के जो टी सेल होते हैं, ह्यूमन बॉडी में ना दो तरह के इम्यून सेल होते हैं, बी और टी सेल। इस केस में पेशेंट के टी सेल्स को मॉडिफाई किया जाता है टू किल कैंसर सेल, इसीलिए इसका नाम है CAR T सेल थेरेपी, ठीक है। तो अब दो चीजें आपने यहाँ पे याद रखनी है, एक तो क्रिस्पर केस9 जो कि रिलेटेड टू है DNA कटिंग एट स्पेसिफिक साइट, दूसरा CAR T सेल थेरेपी, इट इज रिलेटेड टू द कैंसर ट्रीटमेंट। अब एक और चीज है यहाँ पे बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स। ये क्या होते हैं, दीज आर द क्रॉप्स विद हायर न्यूट्रिएंट वैल्यू, फॉर एग्जांपल राइस और व्हीट रिच इन जिंक, इसको बोलते हैं बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स। सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है और ये ऐसे ही मतलब फिर क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, कोई इसमें PhD की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ये क्या होता है, ये मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है फॉर द जीनोम सिक्वेंसिंग। अब ये जीनोम सिक्वेंसिंग है क्या, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। देखो अगर मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। कुछ नहीं, दो लाइंस की डेफिनेशन है, ये आपको समझ आ जाएगा, इसीलिए मैंने रखा है यहाँ पे। इसी तरह से स्टेम सेल्स क्या होते हैं ये आपने करना है। 3 पेरेंट्स बेबी या फिर माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये भी आपको देखना है। और बायो रेमिडिएशन ये क्या होता है, ये आपका होमवर्क है, ठीक। इस तरह से हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी वाला कंपोनेंट है वो हमने कवर कर दिया। अब नेक्स्ट जो हम इसमें कंपोनेंट करेंगे वो नैनो टेक्नोलॉजी, और ये सबसे ज्यादा छोटा है, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कराऊंगा मैं इसमें। तो नैनो टेक्नोलॉजी होता क्या है, इसमें हम बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स बनाते हैं नैनो स्केल लेवल पे, और ये कितना होता है 1 to 100 नैनोमीटर्स। और इन्हीं नैनो स्केल मटेरियल्स का यूज होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। अब फॉर एग्जांपल कुछ बेनिफिट्स मैं बताऊंगा। नैनो मेडिसिन, नैनो पार्टिकल्स का यूज करके हम ड्रग डिलीवर कर सकते हैं डायरेक्टली टू किल द कैंसर सेल, इससे साइड इफेक्ट्स कम होंगे। इसी तरह से नैनो यूरिया इन द नैनो पार्टिकल फॉर्म, इससे होगा क्या, बेटर एब्जॉर्प्शन होगा, एक्सेस यूसेज एंड वेस्टेज का जो है कम हो जाएगा। नैनो बबल टेक्नोलॉजी यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। अब ये नैनो बबल टेक्नोलॉजी ये रिसेंट है, ये लास्ट ईयर मैंने अपने नोट्स में ऐड किया था। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि नैनो बबल टेक्नोलॉजी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। तो आंसर क्या होगा, वाटर प्यूरिफिकेशन। नैनो बबल टेक्नोलॉजी, बबल से याद रहेगा वाटर, तो वाटर प्यूरिफिकेशन। तो ये हो गया आपका नैनो टेक्नोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट। इसमें कोई इतना ज्यादा करना था नहीं, इसमें मुझे इतना ही इंपॉर्टेंट लगा और मैंने इतना ही इंक्लूड किया है।
अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी, अब इसमें क्या क्या होता है डेफिनेशन की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। सैटेलाइट सिस्टम से रिलेटेड, लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड, स्पेस मिशंस, इनोवेशंस। वैसे तो मोस्टली आपका यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो है स्पेस मिशंस। अब इसमें मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट समझना है। लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होते हैं ये। होमवर्क देखो नहीं करोगे तो नुकसान अपना ही होगा, मैंने पहले ही लिख के रखा है, ठीक। अब स्पेस टेक्नोलॉजी में रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई क्या है, इसमें कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं, लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले चंद्रयान 3 2023 में इंडिया फर्स्ट कंट्री बनी थी टू सॉफ्ट लैंड ऑन मून साउथ पोल, ठीक। फिर आदित्य L1 2023 में इंडिया की फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी थी टू स्टडी सोलर विंड्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन अर्थ रिलेटेड टू द सन, ठीक है ना। गगनयान मिशन जो कि 2025 में प्लान्ड है, इट इज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, ठीक। उसके अलावा समाल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये एक इसरो का रॉकेट है फॉर लॉन्चिंग स्मॉल सैटेलाइट्स। इसी तरह से इन स्पेस है जो कि प्राइवेट कंपनीज को हेल्प करता है टू लॉन्च एंड ऑपरेट इन स्पेस। इसी तरह से देयर इज भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2028। ये जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है ना, ये इस बार केस में क्वेश्चन आया था और इसकी डेट दी हुई थी। इट इज द इंडियाज प्लान्ड स्पेस स्टेशन, आपको तो पता होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है स्पेस में, ठीक है। तो इंडिया का एक अपना स्पेस स्टेशन होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। अब इसका जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो लॉन्च किया जाएगा, फर्स्ट मॉड्यूल जो है लॉन्च किया जाएगा 2028 में। और जो कंप्लीट स्टेशन जो डेवलपमेंट होगा, जब वो फुल ऑपरेशनल कैपेसिटी, जब वो ऑपरेट कर पाएगा, तो उसका जो साल है वो है 2035। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट मॉड्यूल कब लॉन्च करेगा इंडिया, तो दैट वाज द ईयर 2028, ठीक। तो यहाँ पे एक और होमवर्क है, आपने ये देखना है कि आर्टेमिस मिशन क्या है और लीगो इंडिया प्रोजेक्ट ये क्या है, ठीक। इस तरह से हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी खत्म होता है। अब साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, ये ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स और डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम अटैक्स, डिस्ट्रक्शंस, अनऑथराइज्ड एक्सेस। सिंपली मैं बताऊं, हैकिंग से बचाते हैं। ऐसे सिस्टम्स को साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। अब इंडिया की नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक बॉडी है, वो कौन सी है, दैट इज सर्टेन। इट इज इंडियाज नेशनल साइबर सिक्योरिटी इमरजेंसी बॉडी। इसी तरह से रिसेंट डेवलपमेंट इसमें एक और है कि AI बेस्ड फायरवॉल्स। अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि AI बेस्ड फायरवॉल्स हेल्प्स इन, तो ये हैकिंग में हेल्प करते हैं, ये हैकिंग में हेल्प करते हैं टू प्रिवेंट हैकिंग अटेम्प्ट्स। अब इसी तरह से देयर आर एनवायरमेंट टेक्नोलॉजीज, कुछ एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज भी हैं, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करती हैं, रिड्यूस करती हैं पोल्यूशन, ठीक। अब रिसेंट डेवलपमेंट्स यहाँ पे क्या हैं वो देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज सिस्टम। अब इससे पता ही चलता है ये कार्बन को कैप्चर करता है फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड स्टोर्स इट अंडरग्राउंड, ठीक। दूसरा बायो रेमेडिएशन, इसमें क्या होता है, वैसे तो मैंने होमवर्क दिया था लेकिन चलो ये मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। इसमें होता क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई का यूज करके हम ऑयल स्पिल्स को या फिर हेवी मेटल पोल्यूशन को क्लीन अप करते हैं, ठीक। ये होता है बायो रेमेडिएशन। इस तरह से हमारा साइबर सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज भी कवर होता है। तो नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है मशीन्स को ह्यूमन जैसा सोचने, सीखने और काम करने की पावर देना। अब इसमें सब फील्ड्स ऑफ AI क्या है, एक तो मशीन लर्निंग और दूसरा
डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि एल्गोरिथम्स जो मशीन लर्निंग में हम पहले से प्री डाटा या फिर हम जो पहले से डाटा देते हैं उसके बेसिस पे एआई जो है सीखता है फ्रॉम इट्स मिस्टेक। लेकिन यहाँ पे हम मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल अमेज़न रेकमेंड करता है प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन योर पास्ट सर्चेस, ठीक है। अब मशीन लर्निंग के अंदर देयर इज वन important field that is generative adversarial networks। ये हम यूज करते हैं टू क्रिएट वीडियोस लाइक डीप फेक्स क्या होते हैं ये आपने देखना है। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, वीडियोस को क्रिएट करने के लिए कौन सी फील्ड यूज होती है, जनरेटिव एडवर्शियल नेटवर्क्स। अब मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन से सीखती है, अपने डाटा को करेक्ट करती है अगर कोई मिस्टेक होगा भी। और डीप लर्निंग में क्या होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, जहां पे न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं लाइक ह्यूमन ब्रेन। देखिए हमारे अंदर नेटवर्क्स ऑफ न्यूरॉन होता है ना, नेटवर्क्स ऑफ न्यूरॉन होता है। अब वहां से जो है हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोसेसिंग होती है। अब हम किसी जगह को रिमेम्बर करते हैं, कैसे रिमेम्बर करते हैं, जब वहां से हम बार बार निकलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्रीसेट हो जाता है हमारे दिमाग में। इसी तरह से इंफॉर्मेशन जब डिफरेंट लेयर से निकलेगी मशीन्स में तो वो जो है ऑटोमेटिकली करेक्ट करती है अपनी मिस्टेक्स को। तो यहाँ पे ना ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं रिक्वायर्ड होता है, लेकिन मशीन लर्निंग में ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होता है टू करेक्ट द मिस्टेक्स। तो दीज आर द सब फील्ड्स ऑफ एआई। इसके अलावा देयर इज अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। देखते हैं ये क्या होता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है एक ऐसा एआई जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सके। फॉर एग्जांपल चैटबॉट्स, गूगल असिस्टेंट। आप जो है वॉइस के थ्रू कोई भी उसको इंफॉर्मेशन देंगे, कोई भी उसको कमांड देंगे, वो वहां से जो है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपको इंफॉर्मेशन दे देता है। दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसी तरह से जनरेटिव एआई, जनरेटिव मतलब जनरेट करना, ये कंप्लीटली न्यू इंफॉर्मेशन जनरेट करता है लाइक टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, वीडियोस। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी बाय ओपन एआई, है ना। अब नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे दैट इज मेटावर्स। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, और वर्स ये जो है यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज मेटावर्स, बियॉन्ड यूनिवर्स। मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, जहां लोग डिजिटल अवतार से मिलते हैं, जहां लोग डिजिटल अवतार से इंटरेक्ट करते हैं। अब इसमें दो तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, एक तो वर्चुअल रियलिटी और दूसरा ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, ये टोटली वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है, दैट इज रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसको एक्सेस करेंगे, कैसे करेंगे एक्सेस, थ्रू वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स आते हैं या फिर वर्चुअल रियलिटी ग्लोव्स आते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब इसका कैसे यूज होगा, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि वर्चुअल आप ट्रिप्स पे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक हेडसेट्स, कुछ ऐसे हेडसेट्स होते हैं जिनको जब आप यूज करेंगे तो वो आपको ऑडियो और विजुअल इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे, और इस तरह से आप जो है हिस्टोरिक साइट्स को जो है विजिट कर सकते हैं। इसी तरह से ऑगमेंटेड रियलिटी होती है। ऑगमेंटेड रियलिटी में हम वर्चुअल रियलिटी और रियल वर्ल्ड को मिक्स करते हैं। दैट मीन्स देखें, वर्चुअल रियलिटी तो सिर्फ वर्चुअल रियलिटी था, दैट इज रियल वर्ल्ड कुछ नहीं है, वो सारा वर्चुअली हमने क्रिएट किया है। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी, देयर इज अ रियल वर्ल्ड और उसके ऊपर हमने तड़का किसका लगा दिया, वर्चुअल रियलिटी का। फॉर एग्जांपल हम स्मार्ट ग्लासेस का यूज करते हैं इन द गेमिंग। अब इसमें होगा क्या, घर बैठे डिफरेंट प्लेयर्स के साथ हम खेल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके 11 दोस्त हैं, ठीक है, आपके 11 दोस्त हैं, वो घर में बैठे हुए हैं। अब सब ने वो जो है स्मार्ट ग्लासेस अपनी आंखों में पहन लिए। अब इससे होगा क्या, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जिसके बेसिस पे आप
अपने अराउंड वर्चुअल फील्ड, क्रिकेट फील्ड देख पाएंगे और अपने दोस्तों के साथ घर बैठे क्रिकेट खेल पाएंगे। दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी, क्योंकि आप रियल में खेल रहे हैं लेकिन घर बैठे, लेकिन खेल कहाँ रहे हैं? मैदान में, वर्चुअल मैदान में। तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में सिर्फ वर्चुअल जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है, लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी में रियल वर्ल्ड और वर्चुअल रियलिटी होती है। ठीक, इसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है? ये एक डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम है। ये एक डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम है जो कि आपका डिफरेंट रिकॉर्ड्स को यूज करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन सिस्टम, लैंड रिकॉर्ड्स, वोटिंग सिस्टम, सप्लाई चेन ट्रैकिंग, क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, यहाँ पे ये हेल्प करता है। अब ये जो है सब कुछ ट्रांसपेरेंसी और डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता क्या है? डिसेंट्रलाइज सिस्टम ये होता है कि देयर इज नो ओनर, नो सेंट्रल अथॉरिटी। जैसे कि आपको पता होगा कि मनी कौन इशू करता है इंडिया में? आरबीआई इशू करता है ना। लेकिन ब्लॉकचेन में देयर इज नो डिसेंट्रलाइज्ड ओनरशिप। ठीक है। अब क्रिप्टो करेंसी जो होती है ना, इट इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब क्वेश्चन आएगा कि क्रिप्टो करेंसी इज बेस्ड ऑन विच अमंग द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी, तो आंसर क्या होगा? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब क्रिप्टो करेंसी की एग्जांपल्स लाइक बिटकॉइन, इथेरियम। ठीक है। अब इसमें होमवर्क मैंने आपको दिया है कि क्या आपने डेफिनेशन देखनी है कि क्रिप्टो माइनिंग का क्या मतलब होता है, बिटकॉइन और एनएफटीज में डिफरेंस क्या है, बिटकॉइन और नॉन फंजिबल टोकन्स में डिफरेंस क्या है। तो ये हो गया आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्लाउड इन एज कंप्यूटिंग। ठीक है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में होता क्या है? हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ लोकल डिवाइस। आपको पता होगा पहले पहले मेमोरी कार्ड्स आते थे, ठीक है ना। अब उसमें एक प्रॉब्लम थी कि अगर वो डिलीट हो गए दोबारा आप एक्सेस नहीं कर पाते थे। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि आप ओवर द इंटरनेट इसको स्टोर करते हैं और इन केस आपके पास अगर मोबाइल गुम भी जाता है आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। कैसे? हर एक के डिवाइस, ये जो है मोबाइल फोन में गूगल ड्राइव होता है। ठीक है, गूगल ड्राइव होता है और ये किस पे बेस्ड होता है? ईमेल पे। ठीक है। अगर आपका मोबाइल फोन गुम हो गया या फिर खराब हो गया तो आप, अगर आपके पास पासवर्ड है ईमेल का, तो आप अपना सारा डाटा जितना भी आपका ईमेल पे होगा वो सारा आप रिकवर कर सकते हैं। तो ये फायदा है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो इसका मतलब होता क्या है? हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं ऑन द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ लोकल डिवाइस। एग्जांपल इसमें है गूगल ड्राइव। दूसरा होता है एज कंप्यूटिंग। एज का मतलब होता है कि हम डाटा की प्रोसेसिंग जो करते हैं वो क्लोज टू द सोर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल सेंसर्स के करीब हम डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं टू रिड्यूस डिले। दैट मीन्स फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ डाटा होगा। फॉर एग्जांपल इंडिया में देयर इज मेघराज क्लाउड आधार ऑथेंटिकेशन, दैट इज बेस्ड ऑन द क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट इज बेस्ड ऑन द मेघराज क्लाउड आधार ऑथेंटिकेशन। ये है बेस्ड ऑन द क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक, क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने क्या बोला? हम डाटा को स्टोर करते हैं ओवर द इंटरनेट। और एज कंप्यूटिंग डाटा का प्रोसेसिंग होता है नियर टू द सोर्स। क्यों? ताकि डिले कम हो और फास्ट प्रोसेसिंग हो। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है। ये भी इमर्जिंग फील्ड है। अब क्वांटम कंप्यूटिंग होता क्या है? जो कि क्वांटम फिजिक्स का यूज करते हैं फॉर प्रोसेसिंग। क्वांटम फिजिक्स का यूज करते हैं फॉर प्रोसेसिंग। अब आपको पता होगा नॉर्मल कंप्यूटर्स में ना, जब भी आप अगर किसी ने पढ़ा हो कंप्यूटर में या फिर जो फ्रेशर्स हैं वो भी पढ़ेंगे कंप्यूटर में कि वहां पे बिट्स का यूज होता है फॉर द टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन, और उसमें बाइनरी डिजिट्स का यूज होता है 0 और 1। 0 रिप्रेजेंट करता है, अब ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन 0 और 1 रिप्रेजेंट करते हैं ऑन और ऑफ को। ठीक है। अब नॉर्मल कंप्यूटर्स में ये जो है बिट्स या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है।
ठीक है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स यूज करते हैं क्यूबिट्स, दैट मीन्स ये 0 और 1 बोथ एट द सेम टाइम हो सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल कंप्यूटर में मैंने क्या बोला, या तो 0 होगा, एक बार फिर से मैं बताता हूं, ठीक है, कि क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है, क्वांटम फिजिक्स का यूज होता है। ठीक, नॉर्मल कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होती है डाटा की, वो बेस्ड होती है ऑन बाइनरी सिस्टम, जिसमें 0 और 1 होता है, या तो और एट अ टाइम या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक, क्वांटम कंप्यूटर्स में बिट्स नहीं होते, क्यूबिट्स होते हैं, दैट मीन्स एट अ टाइम 0 और 1 बोथ हो सकते हैं, 0 और 1 बोथ हो सकते हैं, और इस पोजीशन को या फिर इस कंडीशन को बोलते हैं सुपर पोजिशन, दैट इज क्यूबिट्स, 0 और 1 एट अ टाइम बोथ हो सकते हैं। तो इसकी वजह से होगा क्या, फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, और इसको बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि क्यूबिट्स इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग, तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग है। ठीक, क्वांटम बिट्स इसका फुल फॉर्म है, क्वांटम बिट्स। ठीक, अब नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट इज वेब 3.0। अच्छा, इसमें ना मैं एक आपको बताना चाहूंगा, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, यूपीएससी के पीवाईक्यूज हैं, ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपके पास कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन है। अब जो ये वीडियो पूरी देख रहा है उसके लिए तो हेल्पफुल है, चाहे कोई पीडीएफ भी देख ले, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मेरा मेन जो इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने का मकसद है कि मेरी स्पीकिंग स्किल अच्छी हो जाए, बाकी ऐसा कोई वो नहीं है। मैं तो सिर्फ 3-4 वीडियोस बनाऊंगा रिलेटेड टू द जो आपका जीके पोर्शन है, यही 1-2 और मैं बनाऊंगा, बाकी मेरा सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस रहेगा, मंथली करंट अफेयर्स, एक मंथ में एक वीडियो। मेरा एक ही मकसद है कि मेरी स्पीकिंग स्किल अच्छी हो जाए। ठीक है, आपका भी फायदा होगा और मेरा भी, अगर चैनल चल जाए। तो नेक्स्ट जो है वो वेब 3.0 है। अब वेब 3.0 क्या है, ये एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरनेट है, जहां पे यूजर्स का मोर कंट्रोल और प्राइवेसी होगी, यूजर्स का मोर कंट्रोल एंड प्राइवेसी होगी। अब इसमें आपको पता होगा कि आजकल वेब 3.0 की मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आपके पास यूट्यूब है, ये वीडियो देख रहे हो आप, ये तो मैं ही बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं ना, और इसके ऊपर मेरा ही कंट्रोल है। ठीक, तो यही होता है वेब 3.0। इट इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में मैंने बोला कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती। यूजर्स ओन डाटा एंड आइडेंटिटी, भाई ये जो डाटा मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ये तो मैं ओन कर रहा हूँ ना। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि डिसेंट्रलाइज्ड कंटेंट क्रिएशन ऑन यूट्यूब, उसके अलावा जो बहुत सारे लोग एप्स भी बनाते हैं, ठीक है ना, PW हो गया, ठीक है, गेमिंग एप्स बनाते हैं लोग, इसी को बोलते हैं वेब 3.0। तो इसमें अगर क्वेश्चन आएगा भी, इस पे क्वेश्चन आया था कि वेब 3.0 विच अमंग द फॉलोइंग, केस में भी क्वेश्चन आया था कि विच अमंग द फॉलोइंग आर related characteristics related to web 3.0, it is based on blockchain, users have more control and privacy, users own the data and identity। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट अब 1-2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हैं, तो देखते हैं उनको भी। अब नेक्स्ट है 3D प्रिंटिंग और 4D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग क्या होता है कि आप 3D ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, दैट मीन्स डिजाइन बनाते हैं, बाय एडिंग लेयर्स ऑफ मटेरियल लाइक प्लास्टिक और मटेरियल। अब इसमें एडिशन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, 3D प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है कि आप 3D ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं बाय एडिंग लेयर्स ऑफ मटेरियल लाइक प्लास्टिक और मेटल। अब एडिशन होता है तो इसलिए इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कार पार्ट्स बना लिया, प्रोस्थेटिक्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें। 4D प्रिंटिंग में क्या होता है कि यहाँ पे भी 3D ऑब्जेक्ट्स भी बनाते हैं,
एडिशन ही करते हैं, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि द ऑब्जेक्ट्स कैन चेंज शेप विद टाइम एंड एनवायरमेंट, ये इसमें फर्क है। अब इसमें क्या होगा, यूजेस क्या हैं इसके, कि फॉर एग्जांपल मिलिट्री में यूनिफॉर्म्स दैट अडॉप्ट टू वेदर, ठीक है, एक ऐसा डिजाइन क्रिएट करेंगे कि सर्दी में वो उसी हिसाब से शेप क्रिएट करेंगे कि आपको ठंडी कम लगे, गर्मियों में आपको जो है ज्यादा गर्मी ना हो, उस हिसाब से ये मोल्ड करेंगे, ठीक। तो ये हो गया 3D प्रिंटिंग और 4D प्रिंटिंग। तो अब मैं आपको कांग्रेट्स करना चाहूंगा, अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा, इसका मतलब आप सीरियस हो अपने करियर को लेके। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।